हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. और आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके पेपर 1 की यूनिट 2, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड रिसर्च मेथडोलॉजी. तो आपके यूनिट 2 से हम PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होंगे. तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो. गाइज, आज का ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 रहने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है आपकी यूनिट 2 का. इससे पहले हमने इसका एक पार्ट कवर कर लिया है. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे चैनल पर यूनिट 9 जो कि आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, और कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. PYQ क्वेश्चंस हैं. साथ ही हमने यूनिट 10 के PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है 4 to 5 पार्ट्स में. वो क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड हमने डेटा इंटरप्रिटेशन पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है सेपरेटली. ठीक है, जो आपको एक डेटा दे दिया जाता है और आपसे उस डेटा की बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो वो क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं. तो इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है. और देखा है तो दैट्स वेल एंड गुड. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वेट किस बात का. UGC नेट एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करनी है, एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहले ही बता देती हूँ मैं कि आज जो क्वेश्चन का कंटेंट है, ठीक है, वो काफ़ी लेंदी है. क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लेंदी हैं, तो घबराइएगा नहीं. बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होकर आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, और फिर यहाँ पर सिर्फ हम आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेनेशन देने लगे इन क्वेश्चंस का तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे. बहुत ज़्यादा कूल माइंड से आपको क्वेश्चंस को सुनना है, रीड करना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक होने की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं, अदरवाइज इतने ज़्यादा टफ नहीं होते. तो चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपको बोला है, और जो कैंडिडेट्स हिंदी वाले हैं वो भी घबराए नहीं, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस लिए हैं, हिंदी में भी मिलेंगे आपको. फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर रिसर्च एथिक्स. A researcher critically looks at the findings of another research. Related studies are cited without proper references. यानी कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, और उन स्टेटमेंट्स में से आपका जिनका नेगेटिव इम्प्लीकेशन है आपके रिसर्च एथिक्स पे, उनको आपको मार्क करना है. रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, या फिर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंसेस. A research study is replicated with a view to verify the evidences from other researches, या फिर both policy making and policy implementing processes are regulated in terms of preliminary studies. Clear? हिंदी में बोला है, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट की पहचान करें जिसका शोध नैतिकता के लिए नकारात्मक प्रभाव है. शोध नैतिकता यहाँ पर एक ही शब्द है, ठीक है. तो शोध की नैतिकता के लिए जिस स्टेटमेंट का गलत नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको यहाँ पर आपको चूज करना है. एक शोधकर्ता दूसरे शोध के निष्कर्षों को गंभीरता से देखता है. जो भी कंक्लूजन्स आप ड्रॉ करते हैं अपनी रिसर्च के बाद, यहाँ पर उन निष्कर्ष की बात हुई है, ठीक है. संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भ के बिना उद्धृत किया जाता है. अनुसंधान निष्कर्षों को नीति निर्माण का आधार बनाया जाता है. रिपोर्ट किए गए शोध प्रमाणों के संदर्भ में व्यावसायिक आचरण दिखाया गया है. अन्य शोधों से प्राप्त प्रमाणों को सत्यापित करने के लिए एक शोध अध्ययन को दोहराया जाता है.
प्रारंभिक अध्ययन के संदर्भ में नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया दोनों को विनियमित किया जाता है। तो यहाँ हमारा जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन डाल रही हैं वो उनको देखते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है आपका, एक शोधकर्ता दूसरे शोध के निष्कर्षों को गंभीरता से देखता है, तो बिल्कुल जो भी एक रिसर्चर होता है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ अपनी ही रिसर्च को रिसर्च के कंक्लूजन्स को ही सीरियसली लेगा, नहीं, एक अच्छा रिसर्चर जो होता है वो दूसरों की रिसर्चेस के कंक्लूजन्स को भी सीरियसली लेता है, गंभीरता से देखता है, उनका गहन अध्ययन करता है, ठीक है, क्योंकि रिसर्चर्स का काम ही क्या है कि नई नई रिसर्चेस को पढ़ना और फिर उसमें चेंजेस करना, तो वो गंभीरता से उनकी रिसर्चेस को लेते हैं। ये स्टेटमेंट सही है लेकिन हमें नेगेटिव बताना है, इसलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भ के बिना उद्धृत किया जाता है। देखिए रिसर्च एथिक्स की बात आई है आपके। रिसर्च एथिक्स यानी कि जब आप कोई अपना पेपर लिख रहे होते हो, एथिक्स में ये कहा जाता है कि अगर आप कंटेंट कहीं से उठा रहे हैं, किसी और के रिसर्च से उठा रहे हैं कंटेंट, तो आपको वहाँ पर उसका रेफरेंस देना होता है। तो ये रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको इलीगल नहीं माना जाता है। बट इन केस कि आप उसका कंटेंट तो ले रहे हैं बट उसका नेम अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं तो ये आपके रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट आ जाता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो है आपका ये नेगेटिव है कि आप किसी के कंटेंट, मतलब वही बात होगी ना, जनरल सोचिए कि आप किसी के घर से चोरी कर कुछ सामान उठा के ला रहे हैं और उसको अपना बना के मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। आप किसी का सामान किसी के घर से उससे पूछ के ही लेकर आ रहे हैं, तो उसको अपना ना बताकर जिसका है वो बताकर अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वही सेम है कि आप अगर किसी के रिसर्च से कंटेंट लेते हैं तो उसका नेम आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है, उसका रेफरेंस आपको देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई। दूसरा है अनुसंधान निष्कर्षों को नीति निर्माण का आधार बनाया जाता है। बिल्कुल बनाया जाता है, तो ये वाली ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगी, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट किए गए शोध प्रमाणों के संदर्भ में व्यावसायिक आचरण दिखाया गया है। तो ये व्यावसायिक आचरण, ये कोई हम यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो, नेगेटिव है। नेक्स्ट है अन्य शोधों से प्राप्त प्रमाणों को सत्यापित करने के लिए एक शोध अध्ययन को दोहराया जाता है। बिल्कुल आपको जो भी और रिसर्चेस से जो भी आपको प्रमाण मिले हैं उनको आपको वेरीफाई करने के लिए शोध को दोबारा से मतलब स्टडी किया जाता है। ये बात सही है, इसलिए गलत हो जाएगी। और हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रारंभिक अध्ययन के संदर्भ में नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया दोनों को विनियमित किया जाता है। यहाँ पर 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वहाँ पर 5 नंबर में कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। रिसर्च इसलिए हम इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा स्टेटमेंट है ये सही है कि आप दूसरों की फाइंडिंग्स को क्रिटिकली लेंगे, लेकिन यही बात यहाँ पर आ गया कि बिना रेफरेंस के आप किसी की स्टडी को यहाँ पर साइट नहीं कर सकते, ये आपका ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट जो है फाइंडिंग्स आपकी पॉलिसी मेकिंग पे होती हैं, बिल्कुल यहाँ पर कंडक्ट जो होता है प्रैक्टिशनर का इज स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंसेस, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। और नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है रिसर्च स्टडीज रेप्लिकेटेड विद अ व्यू टू वेरीफाई द एविडेंसेस फ्रॉम अदर रिसर्चेस, बिल्कुल ये भी हमारी ठीक है। लेकिन ये बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडी, ये आपका नेगेटिव है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद, हम यहाँ पर कोड देखेंगे एंड इट इज ऑप्शन नंबर सी, 3rd, 4th एंड 6th स्टेटमेंट, ठीक है। बार बार शो किया गया है, आप नोट कर लीजिए स्टेटमेंट्स को या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्वेश्चन लेंथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन, यानी कि जो थीसिस लेखन होता है उसका जो प्रारूप होता है वो किसके समान होता है। यहाँ ऑप्शंस में बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ ए रिसर्च पेपर आर्टिकल, यानी कि एक शोध पत्र या फिर लेख की तैयारी के समान होता है, या फिर राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, यानी जो भी आपकी संगोष्ठी प्रस्तुति का लेखन होता है उसके समान होता है, या फिर रिसर्च डिजर्टेशन एक शोध प्रबंध के समान होता है, या फिर प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस पेपर, यानी कार्यशाला सम्मेलन पत्र प्रस्तुत करना उसके। तो देखिए
जो आपका थीसिस होता है। तो थीसिस आप कब लिखते हो? जब आप कोई डिसर्टेशन कर रहे होते हो, एक रिसर्च कर रहे होते हो। तो इसलिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ रिसर्च डिसर्टेशन। जब आप एक शोध प्रबंध कर रहे होते हैं तब थीसिस जो है वो इसके समान माना जाता है। नेक्स्ट, question number 3. A researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal interventions. Which research method will be the most appropriate for the study? यानी कि एक शोधकर्ता प्रभावी मध्याह्न भोजन के संगठन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाने का इरादा रखता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? यानी यहाँ आपसे एक एग्जाम्पल दिया गया, पूछा गया कौन सी शोध पद्धति या रिसर्च प्रोसेस यहाँ पर वैलिड रहेगी। ठीक है, देखो हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक विधि, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रायोगिक और एक्सपेक्टो मेथड कार्योत्तर। अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, वो आपको वहाँ से पता चल गया होगा, वहाँ हमने एलैबोरेट किया था। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी हमने वहाँ एलैबोरेट किए थे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर नहीं है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है किस डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड क्या होता है कि आप कोई भी एक टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक पर आप सर्वे कर रहे हैं। अब आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि आपका जो भी कंक्लूजन आएगा उस बेसिस पे कि हमने मतलब मान लीजिए आपने ये देखना चाहा, कुछ स्कूल्स में सर्वे किया, देखना चाहा कि सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के आंसर्स, उनके विचारधारा को, उनके थॉट्स को देखने के लिए आपने सर्वे किया कि कितना डिफरेंस है, क्या है। तो वो सब आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में आता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि जो मध्याह्न भोजन है उसके संगठन के लिए अगर आपको संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाने का इरादा रखना है तो आप कौन सी यहाँ पर रिसर्च करेंगे। तो इसलिए ये आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर वैलिड नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हेयर गोज विद ऑप्शन नंबर एक्स पोस्ट फैक्टोमेटर यानी कार्योत्तर विधि। अब मतलब आपको इसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कार्य करने पड़ेंगे। और एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का ऐसा मेथड है जिसमें कि मतलब आपको सब कुछ देखना होता है। जैसे कि मैं आपको एक ऐसी कैजुअल सा एग्जांपल दूं कि अगर ये कहा गया, एक लॉ बनाया गया कि जो च्युइंगम खाना है वो इलीगल है, ठीक है, एक लॉ बनाया, तो अब वो इसमें वो ये आप च्युइंगम खाना इलीगल मान लीजिए लॉ बना है कल से, लेकिन अब ये कह दिया जाए कि इस उन सभी को अरेस्ट करो जिन्होंने कि पहले कभी भी च्युइंगम खाया हो। तो इस टाइप का एक्स फैक्टोमेटर रहता है कि वो सब कुछ देखते हैं। मतलब जबकि आज लॉ पास हुआ है तो पहले का देखने का कोई सेंस नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब जो खाएगा उसको यहाँ पर अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में आप पहले का भी देखोगे। तो वही है, जब आप मध्याह्न भोजन के संगठन के लिए संभावित कारकों का प्रभाव देखोगे तो इसका प्रभाव आप कब का देखोगे, पहले जो हुआ है वही तो देखोगे। रिसर्च आप आज कंडक्ट करने वाले हो, रिसर्च आप आज कंडक्ट करोगे, आज आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके कारकों का क्या प्रभाव है ये आपको पहले से पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस यहाँ पर जो बेस्ट एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन रहेगा दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म, जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मे बी कंसीडर क्रिटिकल, इनमें से कौन सा जो फीचर है वो क्रिटिकल माना जाता है। गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से किस विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल यानी मानकीकृत अनुसंधान उपकरणों के साथ डेटा का संग्रह करना, सैम्पलिंग डिज़ाइन विद प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक यानी संभावना नमूना तकनीक के साथ नमूना डिज़ाइन करना, डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंसेस यानी नीचे ऊपर के अनुभव जन्य साक्ष्य के साथ डेटा का संग्रह करना, या फिर डेटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विद टॉप डाउन सिस्टमैटिक एविडेंसेस यानी शीर्ष डाउन व्यवस्थित साक्ष्यों के साथ डेटा एकत्र करना। तो देखो क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म की, तो इनमें से कौन सी विशेषता को आप महत्वपूर्ण मान सकते हो।
ठीक है, डेटा कलेक्शन की बात ही हो रही है सब में। तो देखो डेटा कलेक्शन, अगर आप मानकीकृत स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स के साथ डेटा को कलेक्ट करोगे तो ये आपका क्रिटिकल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, आप सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है, संभावना नमूना जो है उसके साथ आप तकनीक के साथ नमूना डिज़ाइन करोगे तो ये भी आप प्रोबेबिलिटी के साथ रिसर्च नहीं कर सकते कि क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, डेटा आप गैदरिंग जब करेंगे, ठीक है, तो डेटा जो आप कलेक्शन करोगे, बिल्कुल आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे और यहाँ पर अब आप अनुभवजन्य साक्ष्य की बेसिस पे जाओगे, यानी एम्पेरिकल एविडेंसेस की बेसिस पे अगर आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, बॉटम टू अप जा रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सा यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, आपने अगर टीचिंग लर्निंग मेथड्स वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता है जब भी कुछ भी होता है तो वो आपका सरल से कठिन की ओर जाता है। ठीक है, शिक्षण सूत्र है ये, सरल से कठिन, सरल से जटिल की ओर जाना, तो वही है, आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, in a research on the effect of child rearing practices on stress proneness of children in completing school projects, the hypothesis formulated in that child rearing practices do influence stress proneness. So at the data analysis stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis on the basis of the evidence available. The null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decision may be warranted in respect to research hypothesis? तो देखो स्कूल की एक कोई परियोजना है, ठीक है, तो स्कूल की परियोजना को पूरा करने में बच्चों को जो तनाव होता है, उस तनाव स्पष्टता पर बाल पालन प्रथाओं के प्रभाव पर एक शोध में परिकल्पना तैयार की गई है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, लेंथी क्वेश्चन है। क्या कि स्कूल की जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए बच्चों में जो तनाव होता है, उस तनाव की स्पष्टता पर बाल पालन प्रथाओं के प्रभाव पर एक शोध में परिकल्पना तैयार की गई है। क्या परिकल्पना तैयार हुई है? तो ये परिकल्पना तैयार हुई है कि जो बाल पालन अभ्यास है तनाव उच्चारण को प्रभावित करते हैं। तो डेटा विश्लेषण चरण में 1.0 परिकल्पना शोध परिकल्पना की अवधि का पता लगाने के लिए उन्नत है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शून्य परिकल्पना को महत्व के 0.001 स्तर पर खारिज कर दिया जाता है। तो अनुसंधान की परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय आप यहाँ पर ले सकते हो? तो देखो रिसर्च हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर यानी आपके शोध की परिकल्पना को भी खारिज कर दिया जाएगा, या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, या फिर आपकी शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा, या फिर दोनों ही रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा रिसर्च हाइपोथेसिस के संबंध में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपकी जो शोध की परिकल्पना है उसको स्वीकार किया जाएगा। Next question number 6 is which of the following is not the critical feature of a qualitative research? अब qualitative research यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? एक्चुअल सेटिंग्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा, वास्तविक सेटिंग्स डेटा का प्रत्यक्ष स्रोत हैं। डेटा टेक इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स, डेटा शब्दों या चित्रों के रूप में लेता है। सीकिंग टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना। रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड टू द फेनोमेना, यानी कि शोधकर्ता घटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या अतीत में डूब जाता है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीकिंग टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट्स, यानी कि सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध को स्थापित
करना। क्वेश्चन देखो क्या था, नहीं है। तो क्रिटिकल फीचर क्वालिटेटिव रिसर्च में देखिए सब होगा। आप वास्तविक सेटिंग डेटा का प्रत्यक्ष स्रोत लेंगे, बिल्कुल एक्चुअल सेटिंग्स में प्रत्यक्ष होना चाहिए। डेटा आपके वर्ड्स और पिक्चर्स में लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। रिसर्चर्स जो होंगे सिचुएशन, इस जो भी संबंधित स्थिति है वर्तमान या अतीत, उसमें डूब जाता है, बिल्कुल डूबेगा जब रिसर्च कर रहा है। लेकिन कहा जाए कि सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करता है, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी समाज के बीच संबंध स्थापित करने के लिए रिसर्च नहीं कंडक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन। अनुसंधान की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण आवश्यक है। थीसिस, डिसर्टेशन में, सिंपोजियम, वर्कशॉप, संगोष्ठी, कार्यशाला में, सेमिनार पेपर्स, आर्टिकल, संगोष्ठी पत्र और लेख में, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार पेपर्स में। तो कहाँ पर आपकी जो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा मेथोडोलॉजी का, रिसर्च का, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल नन अदर देन थीसिस एंड डिसर्टेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, research ethics has a direct connection more often with which stages of research। यानी अनुसंधान नैतिकता जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका अनुसंधान के किस चरण के साथ सीधा संबंध है। चरण देख लेते हैं। डिफाइनिंग एंड डेलिमिनेटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान के दायरे को परिभाषित करना और परिसीमन करना। बिल्कुल, आप उस एक जब भी कुछ भी वर्क कर रहे हो तो आप उसकी एक लिमिट तो सेट करते ही हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, बिल्कुल आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी करते हैं और रिपोर्ट रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी कि शोध निष्कर्षों की समस्या तैयार करना और रिपोर्ट करना। दूसरा, जनसंख्या को परिभाषित करना, अनुसंधान के लिए नमूना तकनीक को तय करना और सांख्यिकी तकनीकों और डेटा विश्लेषण के बारे में निर्णय लेना। क्वेश्चन में पूछा था कि नैतिकता, इसकी नैतिकता के लिए आप अनुसंधान के किस चरण से सीधा संबंध है अनुसंधान नैतिकता का, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी कि शोध निष्कर्षों की समस्या तैयार करना और उसकी रिपोर्ट करना, ये आपका जो है नैतिकता के अंतर्गत आता है। Next, in a PhD thesis, which one is the correct sequence for showing scheme of chapterization? यानी आपको अगर एक PhD thesis जो एक अध्यायकरण की योजना दिखाने के लिए सही अनुक्रम है तो वो क्या है। सबसे पहले आप सर्वे करेंगे रिलेटेड स्टडीज़ का, फिर आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, और फिर सजेस्टेड फर्दर स्टडी और रेफरेंसेस। या फिर आप यहाँ पर ये देख लीजिए, फिर आप अपेंडिक्स देंगे, हिंदी में वही कि संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण करेंगे, परिचय देंगे, अध्ययन का डिज़ाइन करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे, व्याख्या, निष्कर्ष। तो देखिए ये ऑप्शन आपका इसलिए गलत हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर निष्कर्ष और जनरलाइजेशन व्याख्या देने के बाद आपने तुरंत यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। ठीक है, दूसरा आपका है इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन ऑफ स्टडी, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन आपने पहले ही दे दिया। जब सर्वे हुआ नहीं था स्टडी का, कंक्लूजन पहले दे दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, डिज़ाइन ऑफ स्टडी, तो देखिए बिल्कुल यही करेक्ट है आपका ऑप्शन है। और आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला स्टेप जो आएगा आप वहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद सर्वे होगा रिलेटेड स्टडीज़ का, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन किया जाएगा स्टडी को, उसके बाद डेटा को प्रेजेंट करा जाएगा, डेटा को प्रेजेंट करने के बाद उसका एनालिसिस करोगे, उसको इंटरप्रीट करोगे, फिर फॉर्मुलेशन होगा जनरलाइजेशन का, और उसके बाद कंक्लूज़न दिया जाएगा। और कंक्लूज़न के बाद तो आप सभी को पता है कि अब आप कहोगे कि आप इन रिसर्चेस को पढ़ सकते हैं और आपने जहाँ से भी अपना कंटेंट लिया है उसका आप रेफरेंस दोगे और फिर अपेंडिक्स दोगे। ठीक है, हिंदी वालों को बता दें कि सबसे पहले आप परिचय देंगे, परिचय देने के बाद आप संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण करेंगे, फिर अध्ययन का डिज़ाइन सेट करोगे, फिर आप डेटा को प्रस्तुत करोगे, उसका विश्लेषण कराओगे, उसकी व्याख्या दोगे, फिर सामान्यीकरण करके निष्कर्ष दोगे, और निष्कर्ष का गठन करने के बाद आप आगे के शोध के लिए उन्हें सुझाव दोगे, वो कहाँ से रेफर कर सकते हैं, और आपने जहाँ से कंटेंट लिया है उनका आप संदर्भ दोगे, और फिर परिशिष्ट लास्ट में। क्लियर?
एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज, यहाँ पर आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं, यानी कि आपको मैचिंग करनी है। पहले सेट में आपको रिसर्च के मेथड्स दिए हैं, दूसरे में प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो थोड़ा हौच पौच रहता है उसके लिए मैंने कलर कर दिया है, ठीक है। तो रिसर्च माइंड में रखिएगा, रिसर्च मेथड्स जो होंगे वो आपके ब्लैक कलर से होंगे और जो आपके प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो ब्लू कलर से होंगी, ठीक है। अब मैचिंग करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है, और एक्शन रिसर्च। यहाँ पर ऑप्शंस इधर साइड से जो मैच करना है 7 दिए हुए हैं और आपको इन रिसर्चेस को मैच करना है। मेथड्स आपको 5 दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे ए के साथ, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इंटरवेंशन दिया है, एमेलियोरेट अ गिवन सिचुएशन, या फिर हिंदी, इसको हम हिंदी में कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि बार बार इसको हमें बोलना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश वाले जो है वो वहाँ से भी समझ लेंगे, हिंदी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो देखो अनुसंधान विधि, अनुसंधान विधि की अगर हम बात करें, प्रायोगिक विधि की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको मैच करना है इसको, किसी दिए गए स्थिति को सुधारने के लिए आप हस्तक्षेप करने में प्रायोगिक विधि का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। अर्थ और उनके अव्यवेदन के संदर्भ में व्यवहार के पैटर्न की व्याख्या करने के लिए जो लोग साझा करते हैं, नहीं। नियंत्रित परिस्थिति में एक स्वतंत्र चर का हेरफेर करना और आश्रित चर पर इसके प्रभाव को मापना, बिल्कुल। तो ये आपका फर्स्ट का जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा, यानी कि प्रायोगिक विधि में। दूसरा आपकी कार्योत्तर विधि है। तो कार्योत्तर विधि अभी हमने पहले देखा था, कौन सी विधि है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने ये तीनों पढ़ लिए, इन तीनों से मैच नहीं होगा। चौथे की तरफ बढ़ेंगे, डेटा के प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों पर निर्भर रहता है ये, तो नहीं, ऐसा नहीं है। घटना की वर्तमान स्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है, वर्तमान आ गया तो इसलिए ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। आश्रित चर पर प्रभाव का अवलोकन करना और उसे समझाने वाले कारकों चर में जांच करना, बिल्कुल यही हो जाएगा ना कि आप प्रभाव का अवलोकन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3rd है वर्णनात्मक विधि, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। वर्णनात्मक विधि की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा, दैट इज घटना की वर्तमान स्थिति, जो भी घटना हुई अब आप उसको वर्णन करोगे तो वही आपका आ जाएगा वर्णनात्मक स्टडी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी हो गया, सी के बाद आएगा आपका डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो मैच होगा आपका, ये आपका होगा यहाँ पर अर्थ और उनके अव्यवेदन के संदर्भ में व्यवहार, जब खुद ही देखिए पैटर्न, ठीक है, पैटर्न की वजह से यहाँ पर आपका ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि प्रतीक और पैटर्न, और लास्ट है आपका क्रिया अनुसंधान, और क्रिया अनुसंधान आपका जाएगा दिए गए स्थिति को सुधारने के लिए आप हस्तक्षेप करेंगे एक्शन रिसर्च में, ठीक है। तो ये रहा आपका मैचिंग। अब हम यहाँ से करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं। ए ऑप्शन में 1st 3rd 4th 5th 6th था, ये नहीं है हमारा था पहले में 3rd था, बिल्कुल। दूसरे में हमारी दूसरे में हमारा 6th था, यहाँ 4th है इसलिए गलत हो जाएगा। पहले में हमारा 3rd था, दूसरे में 6th था, फिर 5th था, 2nd था, 1st था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोड का, और मैं इस बार एक क्वेश्चन को फिर से स्क्रॉल कर दूँ ताकि आप वहाँ से कुछ रह गया हो तो नोट कर सके या फिर स्क्रीनशॉट ले सके। क्वेश्चन लेंथी है, एक साथ दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फॉन्ट साइज़ की वजह से। फॉन्ट साइज़ छोटा करने पे आप लोग के ही कमेंट्स आते हैं कि क्लियरली विजिबल नहीं है, दैट्स वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उसको भी इनका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।